औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है मालिक्यूलर बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स के हवाले से। तो सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इसका क्या मतलब हुआ? या तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो सकते हैं, या ऐसे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोलिसिस के ऊपर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन रिलीज़ करें या उनके प्रोडक्ट्स हासिल हों, तो इन्हें हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। अब ये क्या है? हाइड्रोलिसिस क्या है? वाटर की मौजूदगी में लार्जर कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स का सिंपलर मालिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इसकी सबसे पहले जनरल करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। वो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये तमाम ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं एंड मोस्टली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। क्या देखा हमने कि एक तो ये सब सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, दूसरा तकरीबन सेल के हर पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सेलुलोज ऑफ वुड, अब कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये किस किस में मौजूद होते हैं। सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन, पेपर, स्टार्चेस प्रेजेंट इन सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स, केन शुगर्स एंड मिल्क शुगर्स, इनमें क्या मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। फिर हम देखते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो उसको सेल वॉल को बना रहा है। फिर हम देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल या एटम्स मौजूद हैं। अब ये देखें, सिंपली पहले नाम से ज़ाहिर है कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स कार्बो। अब देखिए इसका मतलब है कि ये हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। ये क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। इसका जनरल फार्मूला है CxH2O/N। अब इसमें जो X है ये 3 से स्टार्ट होगा, नंबर 3 से, और ऑनवर्ड थाउजेंड्स में चला जाएगा। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है इसकी कंपोजिशन में। उनकी जो कंपोजिशन है फिर वो डिपेंड करेगी कि उसमें कार्बन कितने हैं, और या फिर हम ये कह सकते हैं N कितने हैं इसमें मौजूद है। फिर देखें सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं। दीज आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं। अब प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है। कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइंस विद लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये सबसे बेसिक इसका काम है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स या फिर प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन हो गया या ग्लाइकोलिपिड हो गया। अब मज़ीद डिस्कस करने से पहले अब हम देख लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको क्लासीफाई किस तरह किया गया है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के बाद इनकी टाइप्स क्या हैं। अब देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले है मोनोसेक्राइड, फिर है ओलिगोसेक्राइड, फिर है पॉलीसेक्राइड। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मोनोसेक्राइड को। मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल शुगर्स। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर्स हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, इनका जायका मीठा होता है। इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये इजीली सॉल्युबल इन वाटर हैं। फिर है कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। ये सिंपल शुगर्स हैं, ये बेसिक शुगर्स हैं, इसको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलाइज करने का मतलब क्या है कि किसी भी बड़े मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तकसीम करना, ब्रेक डाउन कर देना। अब ये तो पहले से ही सिंपलर हैं तो इनको मज़ीद सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिर है ऑल आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। अब ये देखिए ये 2 बातें यहाँ पे की गई हैं कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। ऑल कार्बन, अब इसमें इनके जो स्ट्रक्चर हैं उनमें क्या होता है, ऑल कार्बन एक्सेप्ट 1 हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच होता है सिवाय एक के, और वही जो एक कार्बन है वो डिसाइड करता है कि आया कि ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोनिक है।
वो मैं आपको आगे बताता हूँ वो किस तरह से होता है। अब जो इसकी मोनोसेक्राइड की बेसिक एग्जांपल हैं वो देखें, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। अब पहले मैंने आपको बताया कि या तो ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन हो सकते हैं। अब दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये जो ग्लाइहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड एक शुगर है, आल्डो शुगर है। और ये जो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन है ये क्या है, हमारे पास कीटो शुगर है, एसीटोन से हमें ज़ाहिर हो रहा है। अब इसमें देखिए ये 3 कार्बन शुगर्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं। एल्डिहाइड फॉर्म है, ये आल्डो शुगर बना रही है, ये कीटो फॉर्म है, कीटो शुगर बना रही है। यहाँ देखें हमने बात की कि हर कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप अटैच होगा सिवाय एक के, और वही एक डिसाइड कर रहा होगा कि आया कि ये आल्डो शुगर है या फिर कीटो शुगर है। अब इसमें देखें CHO, यहाँ पे भी OH ग्रुप मौजूद है, ये देखें एक, इसमें भी OH ग्रुप मौजूद है और इसमें भी OH ग्रुप मौजूद है। अब फैसला क्या हो रहा है, ये देखिए इन सब में OH ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे HO ग्रुप मौजूद है। इसका क्या मतलब हुआ, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, H यहाँ पे इस साइड पे लगा दें, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब हुआ 2 के साथ OH मौजूद है, 1 के साथ HO मौजूद है, OH मौजूद नहीं है। अब क्या होगा, यही डिसाइड करेगा कि इसके साथ कौन सा एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है। अब देखें ये सिंपल HCO, अब ये क्या बना देगा, आल्डो शुगर बना देगा। बट इस केस में देखें कि हमारे पास ये कीटो ग्रुप को ज़ाहिर कर रहा है, C डबल बॉन्ड O ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, कीटो ग्रुप को ज़ाहिर कर रहा है, और यहाँ पे CHO किसको ग्रुप ज़ाहिर कर रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप को शो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कीटो शुगर है, ये आल्डो शुगर है। अब इसकी 2 एग्जांपल्स कोट हो गई, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। अब देखें जो मोनोसेक्राइड्स हैं फिर इनको मज़ीद क्लासीफाई किया गया है। नेचर में 3 to 7 कार्बन एटम्स कंटेनिंग मोनोसेक्राइड्स मौजूद है हमारे पास। अब देखें 3 to 7 कार्बन एटम्स मोनोसेक्राइड जब हमारे पास मौजूद है, उनको सिंपली हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले है ट्राइओसिस, इनका जनरल फार्मूला है CI2O N से मुराद नंबर हैं, ये 3 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड चलते हैं। ट्राइओसिस का क्या मतलब है, इसमें 3 कार्बन्स मौजूद हैं। अब इनके एग्जांपल्स में देखें, जैसे मैंने यहाँ पे भी कोट किया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन है। अब ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन ये फोटोसिंथेसिस के प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। फिर है टेट्रोसिस, टेट्रोसिस क्या है, ये 4 कार्बन मोनोसेक्राइड है। क्या है, 4 कार्बन मोनोसेक्राइड। टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर, ये बहुत नायाब होते हैं, मतलब बहुत कम तादाद में मौजूद होते हैं। दीज अकर इन बैक्टीरिया, ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। पेंटोसिस की बात कर लेते हैं, मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो उनमें पेंटोसिस और हेक्सोसिस इंक्लूड है। अब जो पेंटोसिस की एग्जांपल है उसमें हम राइबोस देखेंगे, 5 कार्बन शुगर राइबोस। फिर है हमारे पास हेक्सोसिस, हेक्सोसिस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब देखें, अब हेप्टोज है, हेप्टोज का मतलब है यहाँ इसके अंदर ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर 7 कार्बन मौजूद हों। अब इसमें बारी बारी देख लेते हैं। टेट्रोसिस ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन मौजूद हों, टेट्रोसिस जिसमें ट्राइओसिस में 3, टेट्रोसिस ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 4 कार्बन मौजूद हो, पेंटोसिस ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन मौजूद हों, हेक्सोसिस ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 6 कार्बन मौजूद हों, और हेप्टोसिस ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 7 कार्बन मौजूद हों। अब देखें इनके हमने जनरल फार्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो दिया गया है। ये देखें राइबोस का, राइबोस को मैंने पहले बताया कि इसमें 5 कार्बन होगी, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। ये देखिए 5 कार्बन हमारे पास मौजूद हैं। अब जैसे कि पहले बताया था कि हर कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है सिवाय एक के। इसमें देखें OH अटैच है, OH अटैच है, OH अटैच है, OH अटैच है, लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, OH अटैच नहीं है डायरेक्टली, CHO बना रहा है, COH नहीं बना रहा। ये क्या होगा हमारे पास, ये आल्डो शुगर हो गई, राइबोस। अब ये जो हमारे पास अगला स्ट्रक्चर दिया गया है ये है ग्लूकोज का। हमें पता है ग्लूकोज हेक्सोस शुगर है और इसमें 6 कार्बन मौजूद होंगे, हर कार्बन के साथ OH ग्रुप होगा सिवाय एक के। अब देखते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 के साथ OH ग्रुप मौजूद है, लेकिन जो 6th नंबर पे है उसके साथ क्या है, OH मौजूद नहीं है, HO मौजूद है। ये हो गया हमारे पास। ये दोनों क्या है, आल्डो शुगर्स हैं, आल्डो शुगर्स। अब इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा है
वो ये अब बात करेंगे कि जब ये पेंटोजेस और हेक्सोजेस सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद होती हैं तो ये क्या कर देते हैं, ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका स्ट्रेट है ना, जब ये सोल्यूशन फॉर्म में जाती हैं तो ये एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बना देती हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, रिंग की सूरत में एक स्ट्रक्चर बना देती हैं। वो हम देखते हैं वो क्या है। मोस्ट ऑफ मोनोसैकराइड्स फॉर्म आ रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन, जब वो सॉल्यूशन में जाएंगी तो वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना देंगी। जैसा कि एग्जांपल देखें, राइबोज विल फॉर्म 5 कॉर्नर्ड रिंग नोन एज राइबोफ्यूरानोज। अब जो राइबोज बनाएगा 5 कार्बन शुगर राइबोज सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगा, वो एक रिंग बना देगा, उस रिंग को हम नाम देंगे राइबोफ्यूरानोज। अब ये राइबोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया है। ये इसके ऊपर OH होगा, फिर H ग्रुप आएगा, फिर इसके ऊपर H नीचे OH, ऊपर H नीचे OH। ये देखें, ये स्ट्रक्चर आपने बना लेना है। उसके बाद है कि अगर ग्लूकोज जो कि हेक्सोज शुगर है वो सोल्यूशन फॉर्म में जाती है तो वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना देती है। ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे ग्लूकोपाइरानोज। क्या नाम देंगे? ग्लूकोपाइरानोज का नाम दे देंगे। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रा कर दिया है, आप लोग ये ड्रा कर लेना। अब देखें, जो ग्लूकोज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनर्जी के हवाले से, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अब क्या होता है, सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन के नतीजे में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब देखें, ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में भी मौजूद होता है। अब देखें, फ्री स्टेट में कहाँ मौजूद होता है? इन फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स, फिग्स और डेट्स में ये फ्री स्टेट में मौजूद होता है। और ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 0.8% जो हमारे पास ग्लूकोज लेवल है इसके अंदर मौजूद होता है ब्लड के अंदर। फिर सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज नीड 717.6 किलो कैलोरी। अब देखें, जो 10 ग्राम ग्लूकोज अगर हमने तैयार करना है तो उसके लिए हमें 717 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर होगी। अब ये भी तो कह सकते हैं, अगर हमें 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर है तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दें, 7.6 किलो कैलोरी ओवर 10, ये क्या बच जाएगा? 71.7 किलो 6 कैलोरी किलो। अब ये हो जाएगा इस तरह से किलो कैलोरी। ये देखिए, ये इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक। इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकराइड को और पॉलीसैकराइड को डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम इंशाल्लाह PPSC, FSC और MD कैट के तमाम लेक्चर्स को यहाँ इसमें कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद।